आज से हम लोग ज्योग्राफी के लिए वर्ल्ड मैपिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और जिन छात्रों की मैपिंग में कमांड अच्छी होती है वो एग्जाम में कैसा भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ जाए उनको हैंडल करने की क्षमता बढ़ा लेते हैं। मैपिंग के लिए आपके पास एटलस होना चाहिए। एटलस ऐसी किताब होती है जिसमें दुनिया भर के सभी मैप होते हैं। मार्केट में प्रमुख रूप से ब्लैक सॉन और ऑक्सफोर्ड कंपनी नाम के एटलस मिलते हैं। अगर आप अफोर्ड कर पाएं तो मेरा ये मानना है कि आपके पास ये दोनों एटलस होने चाहिए। अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑक्सफोर्ड का एटलस खरीद सकते हैं। किसी भी मीडियम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलस आपको इंग्लिश में ही खरीदना है, ये याद रखना। दूसरा आपके पास होना चाहिए एक आउटलाइनर मैप। आउटलाइनर मैप एक ऐसी किताब होती है जिसमें मैप का खाली नक्शा दिया होता है। ये आपके पास इसलिए होना चाहिए, जब मैं मैप में कोई प्लेस बताऊंगा या कोई स्थान बताऊंगा, कोई नदी बताऊंगा, तो बार बार आपको मैप ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। इसी पहले से ही ड्रॉ खाली मैप में आपको नोट्स बना लेने हैं। चूंकि ये किताब होती है तो एक मैप की कंप्लीट बुक तैयार हो जाएगी। और जब भी आप कोई करंट का मुद्दा पढ़ो तो मैप के सहारे ही पढ़ो, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपके पास एक हाईलाइटर भी होना चाहिए। ये इसलिए कि जब भी कोई प्लेस का नाम बोलूंगा तो उसको हाईलाइट कर दो। जैसे मैप खोल कर देखो तो वो हाईलाइट होना चाहिए। और एक पेंसिल ले लो, इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो ये तो होना चाहिए हमारे पास मैपिंग की क्लास के लिए। अब आते हैं अगले मुद्दे की तरफ कि सर मैप और ग्लोब में क्या अंतर होता है। देखिए, जो ग्लोब होता है ना, वो हमारे अर्थ का एक डमी होता है। एक्चुअली ग्लोब अर्थ नहीं होता। कभी कभी हम सुनते हैं कि हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन खींच दी हैं, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची हैं पृथ्वी के ऊपर, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली आप पृथ्वी के ऊपर रियल में कुछ नहीं खींच रहे हो। आपने जहां खींचा है वो क्या है? ग्लोब है। और जब इसी ग्लोब को फ्लैट कर दिया जाए तो वो मैप बन जाता है। यानी कि अगर ग्लोब को खोलकर दीवार पर चिपका दूं तो वो मैप कहलाएगा, और उसको पृथ्वी जैसा बना दूं तो वो ग्लोब कहलाएगा। ग्लोब को इन्वेंट किया था मार्टिन बेहेम ने। ये जर्मन मैप मेपर थे, तो इनके द्वारा इसको बनाया गया। तो अगर एग्जाम में पूछेगा तो मार्टिन बेहेम के द्वारा पहली बार ग्लोब का इन्वेंशन किया गया। फिर बाद में मॉडिफाई कौन कौन करता रहा वो हमारा मैटर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मैप किसने इन्वेंट किया, तो इसके दो आंसर होने चाहिए। पहला तो ये है कि वर्ल्ड मैप किसने इन्वेंट किया, तो इसका आंसर है अनेक्सिमेंडर ने। इंडिया का मैप किसने इन्वेंट किया, तो कई सारे नाम आते हैं। एरेटोस्थनीज का नाम आता है, टोलमी का नाम आता है, माउंट एवरेस्ट का नाम आता है। लेकिन पूछा जाएगा कि इंडिया मैप का फादर किसे माना जाएगा, तो कैप्टन रेनेल को। इन्हें इंडियन मैप का फादर माना जाता है। वर्तमान में जो भी मैप आ रहे हैं वो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। तो ये मैप से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी थी। टोलमी ने जो मैप बनाया था वो कुछ इस प्रकार का मैप था जिसमें स्पष्ट रूप से इंडिया का मैप नहीं आ पाया था। अब चूंकि ये मैपिंग की क्लास है तो इसमें कई सारे टर्म हैं जो आपको समझने की जरूरत है। जैसे मैं बोलूंगा कि मैप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल मैप और एक होता है फिजिकल मैप। जब मैं बोलूं पॉलिटिकल मैप खोलिए, सपोज करो मैंने कहा कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप खोलिए, तो इसका मतलब यह है कि मैं जब भी पॉलिटिकल मैप पढ़ाऊंगा तो मैं किसी कंट्री के शहर, उसकी कैपिटल के बारे में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और जब मैं बोलूंगा फिजिकल मैप तो इसका मतलब उस कंट्री का माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, लेक्स, ग्लेशियर, इनकी बात करने वाला हूं। तो ये जो दिख रहा है इधर साइड में वर्ल्ड मैप, ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। और जो दूसरी तरफ दिख रहा है हमको, ये हमारा फिजिकल मैप है। हो सकता है क्लियर ना दिखे तो मैं पॉलिटिकल मैप को और क्लियर दिखाता हूं। अब आपको ये जो दिख रहा है ये है हमारा पॉलिटिकल मैप, जिसमें ये वाला हिस्सा ऊपर दिख रहा है ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इतना हिस्सा यहाँ से ये यूरोप है, बाकी ये वाला हिस्सा ये एशिया है, ये वाला हिस्सा अफ्रीका है, और ये वाला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया है। मैं आगे इस पर डिटेल में बात करूंगा। रिमेनिंग जो भी हमें ब्लू कलर दिख रहा है वो सब वाटर बॉडीज हैं। अब जब मैं बोलूंगा कि पॉलिटिकल मैप निकालिए वर्ल्ड का, तो इसका मतलब मैं कंट्री, सिटी या कैपिटल की बात करने वाला हूं आपके साथ। जैसे ये वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है? साउथ अमेरिका।
यहाँ जो पीले रंग में आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये एक कंट्री है जिसका नाम ब्राजील है, जो कि एक अलग कलर से दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार से अर्जेंटीना को दूसरे कलर से दिखाया गया है। तो कलरफुल जो मैप होते हैं वो समझ जाना पॉलिटिकल मैप है। किसी भी मैप में जब आप जाओगे और किसी कंट्री की जब हमें कैपिटल देखनी होगी तो उसमें इस प्रकार का कुछ स्टार लगा होगा, कुल मिला के स्टार लगा होगा। कैसा लगा होगा वो तुम खुद वहां पर देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो कैपिटल है। ऐसे ही कोई बड़ी सिटी होगी तो उसमें इस प्रकार से दो बिंदियां होंगी, तो ये बड़ी सिटी को शो कर रहा है। छोटी सिटी होगी तो केवल इस प्रकार की गोला बना होगा, सर्कल बना होगा। जो मैं पॉलिटिकल मैप पढ़ाऊंगा तो इन पर बात करूंगा। फिलहाल हमारे दिमाग में इतना आ गया है कि दो प्रकार के मैप होते हैं, एक पॉलिटिकल मैप होता है और एक फिजिकल मैप होता है। जिस प्रकार से पॉलिटिकल मैप का प्रयोग शहर, कैपिटल बताने के लिए होता है, ठीक उसी प्रकार से फिजिकल मैप का जो प्रयोग है यह माउंटेन यानी पर्वत, पठार, प्लेन, रिवर, लेक, ये सब बताने के लिए किया जाता है। और इनके अपने अपने एक सिंबल होते हैं। सिंबल कैसे होते हैं वो समझिएगा। जैसे मान लो कि इस फिजिकल मैप में आप खड़े हो गए, इसी फिजिकल मैप को देखिए साउथ अमेरिका का, तो यहां पर जो तुमको ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, जब भी फिजिकल मैप में कोई ब्राउन कलर दिखाई दे तो या तो वो माउंटेन है और या फिर वो प्लेट्यू है। यानी जब भी फिजिकल मैप में ब्राउन कलर दिखे इसका मतलब वो माउंटेन एरिया है। अब इधर आ जाओ, देखो ये वाले मैप में यहां से लेकर यहां तक हमको ब्राउन कलर हल्का दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, इसका मतलब ये माउंटेन एरिया है। ठीक इसी प्रकार से ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ पे हमको ये पूरा ये हिस्सा ऐसे ये ब्राउन कलर हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा माउंटेन एरिया है। तो जहां भी माउंटेन्स एरिया होंगे वहां ब्राउन कलर दिखेगा। फिर कहीं कहीं हमको येलो कलर दिखेगा, जहां जहां येलो कलर दिखे समझ जाना डेजर्ट है। क्लियर है? समझ जाना क्या है, डेजर्ट है। एक पॉइंट और, जब भी हम बात करेंगे और कहीं भी पॉलिटिकल मैप में, मान लो मैंने ये अफ्रीका बनाया, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अब इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे नीली रंग की, तो नीले रंग की जो लाइन होगी वो एक्चुअली रिवर को शो करेगा, और नीले रंग का ऐसा जो धब्बा होगा ये लेक को शो करेगा। ऐसी जो लाइन होगी ये रिवर को शो करेगी। कहीं कहीं तुमको ये समझ जाना कि इस प्रकार से एक लाल लाइन होगी और वहां पे ऐसे सीढ़ियां बनी हुई होंगी। जब भी ऐसी दो लाल लाइन हो और उसमें सीढ़ियां बनी हो इस प्रकार से, तो समझ जाना ये फॉल्ट है, भ्रंश है, जमीन फटी हुई है यहाँ पर। अगर तुमको केवल एक लाइन ऐसी मिले नीले रंग में, ऐसी लाइन, और उसमें इस प्रकार से नीले रंग से हो, तो समझ जाना वो कैनाल है। तो ये सिंबल्स होंगे जो हम यूज करने वाले हैं। कैनाल कैसे दिखेगा, फॉल्ट कैसा दिखेगा, रिवर कैसा दिखेगा, लेक कैसा दिखेगा, डेजर्ट कैसे पहचानेंगे, माउंटेन्स कैसे पहचानेंगे। और जो हरे रंग से हमको दिख रहा है वो पूरा का पूरा प्लेनी रीजन है, या मैं बोलूँ तो फॉरेस्ट रीजन है, हरियाली है, ग्रीनरी है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो ये तो हमारी पहचान हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारे कॉन्टिनेंट की बात। तो ये कॉन्टिनेंट जो हमको दिख रहे हैं ये कैसे आए हैं एग्जिस्ट में, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इस कॉन्टिनेंट को एग्जिट में लाने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसको समझो। ऐसा मानते हैं कि आज से कई मिलियन ईयर पहले हमारा जो अर्थ है, उस अर्थ के जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो सभी के सभी कॉन्टिनेंट एक ही साथ जुड़े हुए थे, एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट बनाते थे, और उस बड़े से कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। क्या नाम था उसका? पेंजिया। और इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ जो वाटर भरा हुआ था, इस वाटर का नाम था पैंथालासा। तो पैंथालासा क्या हुआ? एक बड़ी सी वाटर बॉडी। पेंजिया क्या हुआ? एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट। ये सब कब की बात है? बहुत साल पहले की बात है। समय आया, इसमें कुछ मूवमेंट हुआ, कोई फोर्स काम किया और इसमें ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ, जिससे एक थ्योरी बनेगी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो अल्फ्रेड वेगनर ने दी। बाद में यही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बनेगा, जिस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मैप के कॉन्सेप्ट समझो। आप बस इतना समझो कि कुछ समय के बाद आगे चलकर पेंजिया टूट गया, और पेंजिया जब टूटा तो उसके दो पार्ट हुए, एक ऊपर गया और एक नीचे रह गया। ऊपर वाले पार्ट को लॉरेंसिया कहा गया और नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना कहा गया।
तो पेंजिया के दो टुकड़े हुए, नदन वाला पार्ट लॉरेंसिया, इसको प्यार से अंगारा भी कहते थे, अंगारा लैंड, लॉरेंसिया लैंड या अंगारा लैंड, और नीचे वाला कहलाया गोंडवाना लैंड। पर एक बात तो ध्यान रखो ना, इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था पेंथलासा का। अब जब यह टूटा तो बीच में गैप हो गया, तो ये पेंथलासा का पानी जाकर यहाँ भरेगा। जब भरेगा तो एक नई वाटर बॉडी फॉर्म हुई, और इसी नई वाटर बॉडी को कहा गया टेथिस सी। तो टेथिस सी एक न्यूली फॉर्म वाटर बॉडी थी जो अंगारा और गोंडवाना के बीच में क्रिएट हुई ड्यू टू पेंथलासा वाटर बॉडी। तो बाद में यह जो अंगारा, जिसे हम लॉरेंसिया कह रहे हैं, ये फिर फर्दर डिवाइड होगा, और इसी प्रकार से गोंडवाना भी फर्दर डिवाइड होगा। तो जब लॉरेंसिया या अंगारा फर्दर डिवाइड होता है तब इससे कॉन्टिनेंट बनते हैं। तो इससे बनता है नॉर्थ अमेरिका, इससे बनता है यूरोप, और इससे बनता है एशिया। यानी हमने ये सीखा कि जो अंगारा लैंड है, जो कि पार्ट था पेंजिया का, वो फर्दर फिर डिवाइड हुआ, और उसके डिवाइड होने से जो बड़े बड़े लैंड मास निकले, उसमें एक लैंड मास बना नॉर्थ अमेरिका, एक बना यूरोप, एक बना एशिया, और उसी लैंड मास का पार्ट था ग्रीनलैंड, यानी ग्रीनलैंड अंगारा का पार्ट था। ठीक इसी प्रोसेस से गोंडवाना के भी कई सारे टुकड़े हुए। तो गोंडवाना से बना साउथ अमेरिका, गोंडवाना से बना अफ्रीका कॉन्टिनेंट, गोंडवाना से बना अंटार्कटिका, गोंडवाना से बना ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि गोंडवाना से इंडिया निकला था। वो बात अलग है कि इंडिया फिर नॉर्थ ईस्ट ड्रिफ्ट करके हमारे इस पार्ट में जाकर पहुंचा और एशिया का हिस्सा बन गया, और आज वो साउथ एशिया से चिपका हुआ है। तो अगर हम पॉलिटिकली देखें तो वो एशिया का पार्ट है, पर एक्चुअली देखें तो वो गोंडवाना का पार्ट है, क्योंकि ये पहले अफ्रीका के साथ अटैच था, जो हम आगे बात करेंगे। ठीक इसी प्रकार से अफ्रीका का एक आइलैंड है मेडागास्कर, वो भी इसी का पार्ट हुआ करता था। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जब अंगारा का डिवीजन हुआ, गोंडवाना का डिवीजन हुआ, तब फर्दर इस प्रकार के आइलैंड्स फॉर्म हुए, इस प्रकार से कॉन्टिनेंट फॉर्म हुए। तो देखो ध्यान से, ये जो ऊपर दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये है नॉर्थ अमेरिका। लाल रंग दिख रहा है क्या? ब्लैक कर देता हूं यार। ये वाला है साउथ अमेरिका। हाँ दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, नॉर्थ अमेरिका किसका पार्ट होगा? स्वाभाविक सी बात है, अंगारा का पार्ट होगा। साउथ अमेरिका किसका पार्ट होगा? स्वाभाविक सी बात है, गोंडवाना का पार्ट होगा। मेरे हिसाब से अब मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये वाला जो हिस्सा है ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। आइलैंड एक मोनोलिथिक लैंड ऑफ पार्ट होता है जो सराउंडेड होता है वाटर बॉडी से। अब ग्रीनलैंड की कहानी ये है, देखोगे ध्यान से तो ग्रीनलैंड इंडिया से बड़ा दिख रहा है, पर एक्चुअली ग्रीनलैंड इंडिया से छोटा है। तो मैप में ये बड़ा क्यों दिख रहा है? तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ मार्केटर इफेक्ट। मार्केटर प्रोजेक्शन इफेक्ट की वजह से ग्रीनलैंड इंडिया से बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि मैप जो होता है वो पोलर रीजन में जाकर फ्लैट ही कलर दिखता है, जिसकी वजह से मार्केटर इफेक्ट दिखाना पड़ता है। नहीं तो ग्लोब तो सिलेंडर इफेक्ट दिखाता है और मैप मार्केटर इफेक्ट दिखाता है। तो हमसे कोई पूछेगा कि ग्रीनलैंड क्यों बड़ा दिखता है? बिकॉज ऑफ मार्केटर इफेक्ट। क्या होता है हम आगे समझेंगे। ग्रीनलैंड पर पॉलिटिकली कंट्रोल किसका है? ग्रीनलैंड पर पॉलिटिकली कंट्रोल है यूरोप की कंट्री है डेनमार्क का। अगर कोई पूछेगा कि पॉलिटिकली किसने कंट्रोल करके रखा है, तो डेनमार्क ने। पर फिजिकली ये किससे अटैच है? नॉर्थ अमेरिका से। तो फिजिकली पार्ट माना जाता है नॉर्थ अमेरिका का और पॉलिटिकली पार्ट माना जाता है डेनमार्क का, जो कि हम आगे समझेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ये जो पूरा पार्ट हमको दिख रहा है, यहां से एक माउंटेन निकलेगा जिसका नाम है यूराल माउंटेन, और इस यूराल माउंटेन के ईस्ट वाला पार्ट एशिया कहलाया और इसके वेस्ट वाला पार्ट यूरोप कहलाया। तो ये दोनों मिलाकर यूरोप और एशिया कहलाया यूरेशिया। तो ये बड़ा सा कॉन्टिनेंट यूरेशिया है, पर इसको जब फर्दर डिवाइड किया यूराल माउंटेन की हेल्प से, तो ये अलग कॉन्टिनेंट बना यूरोप, ये अलग कॉन्टिनेंट बना एशिया। तो ये जो यूरोप और एशिया और नॉर्थ अमेरिका है, ये तीनों अंगारा लैंड का पार्ट है, इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड। इसके नीचे आते हैं साउथ अमेरिका, गोंडवाना का पार्ट है। अच्छा, ये वाला कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया? अफ्रीका, गोंडवाना का पार्ट है।
ये उसका एक आइलैंड है मेडागास्कर। मेडागास्कर इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये हमारा इंडिया है जो अभी रिसेंटली एशिया के साथ कनेक्ट है, पर एक्चुअली यह दिख रहा है एशिया के साथ, पर यह अंगारा लैंड का पार्ट नहीं है। ये पहले अफ्रीका से कनेक्ट हुआ करता था, इसलिए इंडिया गोंडवाना का पार्ट है। ड्यू टू मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट ये जाके अटैच हो गया है एशिया से, इसीलिए आज हमें रिसेंटली एशिया के साथ कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। आजकल तो विधायक भी चेंज हो जाते हैं, ये तो फिर मूवमेंट है। तो ये वाला जो दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया है हमारा, पॉइंट याद रखेंगे ना। तो इस प्रकार से कितने कॉन्टिनेंट हो गए हमारे पास? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल कॉन्टिनेंट कितने हो गए? 7। अब इन 7 कॉन्टिनेंट को लेकर प्रश्न कैसे बनेंगे उसको समझिए। पहला क्वेश्चन बनेगा एरिया वाइज। क्या बनेगा एरिया वाइज? 2 ही प्रश्न बनेंगे कि बताइए एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो इसका तरीका समझना करने का। सबसे पहले ये है नंबर 1, एरिया वाइज सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्टिनेंट तो उसका नाम है एशिया। पॉइंट याद रखना, भले ही आपको दोनों कलर एक जैसे दिख रहे हो, पर यहां पर एक लाइन है जो दिख नहीं रही है किसी को, वो है यूराल माउंटेन की लाइन। तो ये वाला जो हिस्सा यहां पे मैं ऐसे ब्लैक कर दे रहा हूं, एक्चुअली ये यूरोप है, ये वाला, ये यूरोप है इधर, क्लियर है। और बाकी इधर वाला क्या है? एशिया है। दोनों को मिला के क्या बोला हमने? यूरेशिया है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो है हमारा अफ्रीका। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया? अफ्रीका। फिर तीसरे नंबर पर जो सबसे थर्ड नंबर पर आता है वो है नॉर्थ अमेरिका। फिर फोर्थ नंबर पर जो आता है वो है साउथ अमेरिका एरिया वाइज। फिर फिफ्थ नंबर पर जो आता है वो है अंटार्कटिका। और छठवें नंबर पर जो आता है वो है यूरोप। अब सर याद कैसे किया जाए? बड़ा आसान है। देखिए, एशिया, अफ्रीका फर्स्ट एंड सेकंड है, राइट राइट, तो राइट लगा दो। जैसे ही राइट लगाओगे तो ये राइट यहां से जैसे कनेक्ट हो रहा है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लियर है? लर्न कर रहे हो? हाँ लर्न कर रहे हैं तो एल बना दो। जैसे एल बनाएंगे तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब छठवां नंबर कैसे मालूम चलेगा? यूरोप के जब हम नाम लिखते हैं, यूरोप लिखते हैं, तो उसके जो डिजिट हैं वो कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कितना एरिया डिजिट कवर कर रहे हैं? 6। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो एरिया वाइज 6 लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? यूरोप। रिमेनिंग कौन सा बचा? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारा 7 लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। क्लियर है बात? अब इसको कैसे समझना है? इमेजिन करते हैं माइंड मैप पर कि चलो अपन ने ये ग्लोब बना दिया। अब इमेजिन करो जल्दी से। कैसे इमेजिन करेंगे? जल्दी बोलो। ये बोलो क्या हो गया? एशिया। ये बोलो अफ्रीका। ये बोलो नॉर्थ अमेरिका। ये बोलो साउथ अमेरिका। अच्छा ये बोलो अंटार्कटिका, वेरी गुड। ये बोलो यूरोप। ये बोलो ऑस्ट्रेलिया। इमेजिन हुआ या नहीं हुआ? फिर से चलो आज शुरू करते हैं। चलिए ये रहा हमारा, है ना। इमेजिन करो सबसे बड़ा एरिया वाइज कॉन्टिनेंट, नंबर 1 एशिया। दूसरा बोलो अफ्रीका। तीसरा बोलो नॉर्थ अमेरिका। चौथा बोलो साउथ अमेरिका। पांचवा बोलो तो अंटार्कटिका। छठवा बोलो तो यूरोप। सातवां बोलो तो ऑस्ट्रेलिया। बना पा रहे हैं? इस प्रकार से माइंड मैप करने की कोशिश करो। तो फिर से बोलते हैं, सबसे बड़ा एरिया वाइज कौन सा हो गया? एशिया। उसके बाद कौन सा हो गया? अफ्रीका। तीसरा एरिया वाइज सबसे बड़ा है नॉर्थ अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? साउथ अमेरिका। फिर पांचवा बोलो अंटार्कटिका। फिर छठवा बोलो यूरोप में कितने डिजिट हैं? याद कर लो, 6 डिजिट हैं। तो एरिया कितना कवर कर रहा है? 6। और लास्ट कौन सा बचा? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। क्लियर होगी बेटा? चलिए अब आते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी देख लो भैया, पॉपुलेशन को लेकर क्या कांड हो सकता है। तो पॉपुलेशन में ऐसे समझना, एशिया फर्स्ट है, अफ्रीका सेकंड है, ये बात सही है। फर्स्ट सेकंड में कोई चेंज नहीं। अब चेंज आना शुरू होगा। अब यूरोप थर्ड हो गया। कैसे याद करेंगे भैया बताओ? डिजिट में एरिया में कितने नंबर था? छठवा। तो पॉपुलेशन उसका आधा हो जाएगा, तीसरा। समझ में आ रहा है?
पॉपुलेशन में यूरोप तीसरे नंबर पर, एरिया में डबल कर दो, छठवा हो जाएगा बस। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर ये हो गया 4, पहले थर्ड था, ये हो गया 5। कॉमन सेंस लगाओ, अंटार्कटिका तो पूरा आइस से ढका हुआ है, तो यहाँ पर प्यूपल होंगे क्या? चांस ही नहीं है सर। तो जहाँ प्यूपल नहीं है तो सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ होगी? अंटार्कटिका में। वो बात है कि यहाँ पे रिसर्च होती रहती है। हमारे इंडिया के भी कई रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं, दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री, कुछ बंद हो गए हैं। हम आगे आएगा, सब चीजें पढ़ेंगे, जब अंटार्कटिका पढ़ाऊंगा तो पूरी डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। अभी तो ओवरऑल एक मैप का व्यू ले रहे हैं हम लोग। तो इस हिसाब से भाई जहां ठंड है, जहां कोई लोग रहता नहीं है, तो सबसे छोटा पॉपुलेशन वाइज 7 नंबर पर कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका। अब याद करना कितना आसान है, फर्स्ट सेकंड तो चल ही रहा है, ये थर्ड हो गया, बाकी इनमें एक एक बढ़ा दो, ये 4 और 5 हो गए, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? 6, और ये हो गया 7। आई बात समझ में? तो इस हिसाब से इसको भी एक बार करके देख लेते हैं प्रैक्टिस, कितना अच्छे प्रैक्टिस हो पाती है वो तो वक्त बताएगा। चलो बताओ, पॉपुलेशन के हिसाब से पहले नंबर पर कौन है? एशिया। दूसरे नंबर पर कौन है? अफ्रीका। अब तीसरे नंबर पर कौन है? यूरोप। चौथे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका। पांचवें नंबर पर साउथ अमेरिका। छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर अंटार्कटिका। ये है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। डन हो पा रहा है, कर पा रहे हैं चीजों को? चलिए अब आते हैं एक मुद्दा लेकर। मुद्दा ये है कि ओशियन कितने हैं। अब तो ये समझ में आ गया हमको कि कॉन्टिनेंट कितने हैं। तो कॉन्टिनेंट कितने थे साहब? कॉन्टिनेंट 7 हैं। महाद्वीप कितने हैं हमारे पास? कॉन्टिनेंट कितने हैं हमारे पास? 7 हैं। इन सातों को हमने एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल के आधार पर और पॉपुलेशन वाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। बोलो बाबू हाँ या ना? चलो अब क्वेश्चन ये है कि महासागर कितने हैं हमारे पास? ओशियन क्या है? ओशियन छोटा होता है वो सी होता है, सी से छोटा लेक होता है, और जब किसी झील में उर्मियां उत्पन्न हो जाए, वेव्स जनरेट हो जाए, तो वो सी बन जाता है, और सी बड़ा हो जाए तो वो ओशियन हो जाता है। तो कितने होने चाहिए ओशियन? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। अब गाना तो हमने सुना है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो कुछ लोग बोलेंगे 7 ओशियन होते हैं, कुछ बोलेंगे 4 ओशियन होते हैं, कुछ बोलेंगे 5 ओशियन होते हैं। तो इसका भी एक विवाद है, वो खत्म कर देता हूं, समझिए। टोटल ओशियन कितने हैं? तो इसका सही आंसर है पैसा। ये है इसका सही आंसर। पैसा का मतलब पहला पी क्या है? पहला पी स्टैंड करता है पैसिफिक ओशियन के लिए। पैसिफिक ओशियन के लिए। अच्छा यहां पे एक चीज और क्लियर कर दूं मैं, यहां से एक लाइन जा रही है, ये है विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। ये जो इक्वेटर लाइन है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न हो जाएगा और इसके नीचे वाला सदर्न हो जाएगा। तो अगर ये पैसिफिक ओशियन है तो इसके ऊपर वाला जो होगा उसको क्या बोलोगे आप? इस लाइन के ऊपर वाला तो बोलोगे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर। इसके नीचे वाला क्या कहलाएगा? साउथ पैसिफिक ओशियन, यानी दक्षिण प्रशांत महासागर। तो अगर विषुवत रेखा को देखें तो एक ही महासागर के 2 हिस्से हो गए। एक पॉइंट और याद रखना, सपोज करो कि मेरी नाव यहां खड़ी हुई है और मेरी नाव इधर की ओर जा रही है, अचानक से यहां पृथ्वी खत्म हो गई। तो ये खत्म नहीं हुई है, मेरी नाव ऐसे आगे जाएगी, इधर से पीछे से घूमेगी और मेरी नाव यहां जाके निकलेगी। तो इसका मतलब समझ में आया कि ये वाला जो हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, यह भी पैसिफिक ओशियन है, पर ये नॉर्थ के ऊपर है तो कहलाएगा नॉर्थ पैसिफिक यानी उत्तरी प्रशांत। यह कहलाएगा साउथ पैसिफिक ओशियन यानी कि दक्षिणी प्रशांत। अब यहां से कितने क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन को देखो। अगर मैं इसको थोड़ा मिटाकर आप तक ये बात पहुंचाना चाहूं कि पैसिफिक ओशियन कितने कॉन्टिनेंट को टच करता है,
पैसिफिक ओशियन कितने कॉन्टिनेंट को करता है, तो यहां से ऐसे शुरू होगा ये। तो ये हो गया तुम्हारा साउथ पैसिफिक ओशियन, ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में ध्यान सुनना, अब ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पॉइंट वेस्ट है, तो ये वाला पॉइंट ईस्ट है। ये है साउथ अमेरिका, इसका ये वाला पॉइंट वेस्ट है, ये वाला पॉइंट ईस्ट है। एक बात मैपिंग में हमेशा याद रखना कि यदि किसी वाटर बॉडी का ईस्ट होगा तो कॉन्टिनेंट का वेस्ट होगा। यानी अगर मैं इस कोस्टल रीजन पर खड़ा हूं साउथ अमेरिका में, तो स्वाभाविक है कि मैं उसके वेस्टर्न पार्ट पे खड़ा हूं। पर जब मैं वेस्टर्न पार्ट पर यहां देखता हूं ब्लू कलर में वाटर बॉडी आ रही है, तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये वाटर बॉडी साउथ पैसिफिक ओशियन की है। तो अगर कॉन्टिनेंट का वेस्ट पार्ट होगा तो साउथ पैसिफिक ओशियन का ईस्ट पार्ट है। यानी कि ये जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में खड़ा हूँ, और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन भी किसका, साउथ पैसिफिक ओशियन का ईस्टर्न पार्ट। यानी साउथ पैसिफिक ओशियन का जो ईस्टर्न पार्ट है वो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट को टच करता है। ठीक इसी प्रकार से नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का जो ईस्टर्न पार्ट है वो नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्टल है उसको टच करता है। यानी कि पैसिफिक ओशियन एक तो नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री शेयर करता है और दूसरा है साउथ अमेरिका की बाउंड्री शेयर करता है। पर केवल पैसिफिक ओशियन यहीं तक है नहीं है, पैसिफिक ओशियन इधर जाते हैं तो फिर वो इधर भी निकलता है। अब जब हम यहां खड़े हो जाएंगे बीचों बीच, तो ये वाला जो हिस्सा है ये पैसिफिक ओशियन का ईस्ट हो जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये पैसिफिक ओशियन का वेस्ट हो जाएगा। सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, बड़ा आसान है। कॉन्टिनेंट बताओ कौन सा है, तुमने कहा एशिया। तो एशिया के अगर इधर आओगे तो ये एशिया का कौन सा कोस्ट मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर ईस्टर्न कोस्ट मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर लैंड का ईस्टर्न पार्ट है तो वाटर बॉडी का वेस्टर्न पार्ट होगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि पैसिफिक ओशियन न केवल नदर्न अमेरिका को अपनी बाउंड्री शेयर करने देता है, न केवल वो सदर्न अमेरिका से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, बल्कि वो एशिया के ईस्टर्न कोस्ट से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो अगर प्रश्न पूछे कि पैसिफिक ओशियन कुल कितने कॉन्टिनेंट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो आंसर है 4। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट से, वहीं एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट से यह ओशियन अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इस हिसाब से पहले पी का मतलब हो गया पैसिफिक ओशियन। अब पी के बाद आता है ए। ए स्टैंड फॉर अटलांटिक ओशियन। कंफ्यूज मत होना, यहां पे लिखा है अंटार्कटिक, ये है अटलांटिक, ऊपर है आर्कटिक, तीन एक जैसे नाम। यहां पर है आर्कटिक, ये एक ओशियन है। जस्ट अपोजिट है अंटार्कटिक, यह एक कॉन्टिनेंट है जो व्हाइट कलर में दिख रहा है, पूरा बर्फ से ढका हुआ। और यहां पर मैं लिखूंगा अटलांटिक। क्या लिखूंगा, अटलांटिक। समझ पा रहे हैं? अब इस लाइन के ऊपर है तो इसको क्या बोलोगे हम, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और इसके नीचे है साउथ अटलांटिक ओशियन। आप बात समझ पा रहे हैं? ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है इसकी विशेषता ये है, ऐसा मानते हैं कि ये एस टाइप का दिखाई देता है यूं। तो पूछा जाएगा कौन सा ऐसा ओशियन है जो अल्फाबेट में एस टाइप का दिखाई देता है, तो उसका नाम है अटलांटिक ओशियन। अब इस अटलांटिक ओशियन को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये देखना है कि बताओ यह कितने कॉन्टिनेंट्स अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो इसके कॉन्टिनेंट की बाउंड्री शेयर करेंगे, देखो यहाँ पे, एक तो यूरोप से और अफ्रीका से, क्योंकि अगर यहाँ पे खड़े हो गए तो ये साउथ अटलांटिक ओशियन हो गया, यहां खड़े हो गए तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन हो गया। अब ये यूरोप का वेस्ट वाला पार्ट है, अफ्रीका का ये वेस्ट वाला पार्ट है, तो अफ्रीका का वेस्ट लेकिन साउथ अटलांटिक ओशियन का ईस्ट हो जाएगा। ऐसे यूरोप का वेस्ट लेकिन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का ईस्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसके अलावा यह अटलांटिक ओशियन ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका से भी, साथ ही साथ साउथ अमेरिका से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यानी कि 4 कॉन्टिनेंट के बीच में जो ये एस टाइप का हमको नया ओशियन पढ़ रहे हैं, ये है अटलांटिक ओशियन। हिंदी में से अंध महासागर भी कहते हैं, डार्क ओशियन भी कहा जाता है। इस पे हम अलग से पूरी क्लास करेंगे, पैसिफिक ओशियन अलग से पढ़ाऊंगा, अटलांटिक ओशियन अलग से पढ़ाऊंगा। तो कितने ओशियन हमारे पास हो गए, एक तो हो गया पैसिफिक ओशियन, दूसरा हो गया अटलांटिक ओशियन, है ना? ज्यादा घना घना तो नहीं लग रहा है आप लोगों को?
चलो हम एक बार रिपीट कर देते हैं जल्दी से, जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं। ये वाला कॉन्टिनेंट बोलो नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका की कौन सी बाउंड्री है, वेस्टर्न बाउंड्री। ये बोलो बेटा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की ये कौन सी बाउंड्री है, वेस्टर्न बाउंड्री। साउथ अमेरिका खत्म होगा, वाटर बॉडी शुरू होगी, हाँ, तो ये कौन सी वाटर बॉडी शुरू हो रही है, पैसिफिक। पैसिफिक कितने होते हैं, दो, एक होता है नदर्न पैसिफिक, एक होता है सदर्न पैसिफिक। नदर्न और सदर्न को कौन डिवाइड करता है, तो इक्वेटर। इक्वेटर के नीचे क्या है, सदर्न पैसिफिक, इक्वेटर के ऊपर क्या है, नदर्न पैसिफिक। तो क्या नॉर्थ अमेरिका पैसिफिक को टच करेगा, करेगा। साउथ अमेरिका पैसिफिक को टच करेगा, करेगा। कौन से वाले पार्ट को, वेस्टर्न पार्ट को। क्लियर है। ठीक इसी प्रकार से जब हमसे पूछा जाएगा अटलांटिक ओशियन बताओ कहाँ है, तो आप बोलोगे ये वाला जो हिस्सा हमको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा हमको दिख रहा है, ये एस टाइप का, ये है हमारा अटलांटिक ओशियन, जिसका ये वाला हिस्सा यानी कौन सा, वेस्ट वाला हिस्सा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को टच करता है, और जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो यूरोप और अफ्रीका को टच करता है। इस लिहाज से अटलांटिक ओशियन भी अपनी बाउंड्री 4 कॉन्टिनेंट से शेयर करता है। फिर आता है अगला, कौन सा, आई। आई स्टैंड फॉर इंडियन ओशियन, आई स्टैंड फॉर इंडियन ओशियन। तो ये वाला जो हिस्सा मैं यूं बना रहा हूं, ये है इंडियन ओशियन। क्या है ये, इंडियन ओशियन। यह एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा है, और वो कंट्री है भारत की, इंडिया की। तो आई फॉर पैसिफिक, ए फॉर अटलांटिक, आई फॉर, पी फॉर पैसिफिक, ए फॉर अटलांटिक, आई फॉर इंडिया। अब बचा है एस और ए। एस समझना, जब यहां से नीचे आते हैं तो ये पैसिफिक से नीचे आ रहे हैं, यहां से नीचे आते हैं तो ये अटलांटिक से नीचे आ रहे हैं, यहां से नीचे आते हैं तो ये इंडियन ओशन से नीचे आते हैं। जब इन तीनों का वाटर एक साथ मिल जाता है तो एक नए ओशियन को एक्सेप्ट किया गया जिसका नाम है साउथ ओशियन। एस स्टैंड फॉर साउथ ओशियन। फिर लास्ट में आता है ए फॉर आर्कटिक ओशियन। सबसे छोटा ओशियन कौन सा है, आर्कटिक ओशियन। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, पी फॉर पैसिफिक ओशियन। तो अब इस प्रकार से 5 ओशियन हमारे पास हमको दिखाई देते हैं। सबसे पहला बोलो कौन सा है, तो इधर एक नाम आए जिसका नाम है पैसिफिक ओशियन, ये सबसे बड़ा है। दूसरा बोलो बेटा, तो आप बोलोगे अटलांटिक ओशियन, यह सेकंड नंबर पर आता है। तीसरा है इंडियन ओशियन। अब आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को आप समझ चुके हैं, ये तीसरे नंबर पर आता है। चौथा जो है वो यहां पर है जिसका नाम है साउथ ओशियन। ये बिल्कुल रिसेंटली एक्सेप्टेबल ओशियन है। एक्सेप्टेबल बोल रहा हूं, फॉर्म नहीं बोल रहा हूं, बन तो बहुत पहले गया था। इसको एक्सेप्ट किया गया है 8 जून 2021 में, इस समय इसको एक्सेप्ट किया गया है ना। तो सबसे नया एक्सेप्टेबल ओशियन कौन सा है, तो साउथ ओशियन। इसीलिए 8 जून को हम ओशियन डे मनाते हैं। तो ये हो गया चौथे नंबर पर हमारा, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, तो आर्कटिक ओशियन हो गया। क्या मैं समझा पाया हूं आपको ये बात। तो इस हिसाब से हमने ये ओशियन को लेके कुछ बातें यहाँ पे क्लियर कर ली। जब हम ओशियन में आते हैं, जैसे ये इंडियन ओशियन देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये अफ्रीका है। ये जो आइलैंड दिख रहा है ये मेडागास्कर है। मैंने पानी खाली कर दिया है, अगर आप देख पा रहे हो तो पूरा कोस्ट लाइन जो है ना, ये देखो, ये इंडिया बना रहा हूं, ये इंडिया है, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन है। तो ये पूरा पानी खाली कर दिया, तो इस ओशियन के नीचे कई सारी टोपोग्राफी है, कई सारे माउंटेन्स हैं, रिजेज हैं, प्लेट्यूज हैं, हिल्स हैं, तो इन्हें बोलते हैं ओशियन टोपोग्राफी। ये वाटर खाली करने के बाद ओशियन ऐसा दिखेगा, इंडियन ओशियन। हम इस पर भी बात करेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो दिख रहा है यह है पैसिफिक ओशियन का टोपोग्राफी। ये पानी खाली करने के बाद ऐसा दिखेगा, जिसमें ये वाला हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका, ये वाला हिस्सा साउथ अमेरिका, ये वाला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया है, और ये एशिया का ईस्टर्न पार्ट है, और इन सब के बीच में पैसिफिक ओशियन है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखोगे पैसिफिक ओशियन इस प्रकार से हमको दिखाई देगा। तो इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन की एक विशेष टोपोग्राफी है, उन पर हम विशेष बात करेंगे। तो ये हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, किसका, मैपिंग क्या है। हम क्लास शुरू करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, फिर उसके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल एंगल, फिजिकल एंगल, करंट के क्या क्या इश्यूज हैं वो ज़्यादा पढ़ना है हमको, क्योंकि क्वेश्चन करंट से ही आते हैं। अगर कोई भी न्यूज़पेपर में
कोई जगह चर्चा में है और उसका संबंध अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से है तो उसको अपने मैप पे नोट डाउन कर लो। अगर अफ्रीका से कनेक्ट होने वाला कोई भी ओशियन किसी कारण से चर्चा में है, चाहे नेवी हो या इलीगल स्मगलिंग कुछ भी हो रहा हो, तो उसको हाईलाइट कर लो। अगर कोई लेक सूख रहा है तो समझ लेना एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई रिवर अगर सूख रहा है तो समझ लेना एग्जाम में पूछा जाएगा। कहीं जंगलों में आग लगी हुई है तो हाईलाइट कर लो कि किस कॉन्टिनेंट के किस कंट्री में आग लगी है, उसके पीछे के कार्ड क्या है। इतना आसान है ये एग्जाम क्वालिफाई करना। तो मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से इस क्लास को शुरू करने वाला हूँ। क्लियर है? मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।